हेलो हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का जो है भाग 5 को समझेंगे। यानी भाग 5 को जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे भाग 5 में जो है क्या दिया गया है और इसमें कितने जो है चैप्टर दिए गए हैं और जो है लगभग कितने अनुच्छेद इसमें जो है पढ़ेंगे हम पार्ट 5 के अंतर्गत। तो पार्ट जो 5 है यानी भाग जो 5 है इसमें जो है संघ के बारे में प्रावधान किया गया, यानी यूनियन के बारे में, द यूनियन के बारे में प्रावधान किया गया है। यूनियन के बारे में इस भाग में हम पढ़ेंगे। इसमें जो आर्टिकल दिए गए यानी जो अनुच्छेद दिए गए हैं वह अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 100 जो है 51 तक जो है इसमें दिया गया। लगभग जो है 100 यानी 100 आर्टिकल जो है इसमें जो है पढ़ेंगे इस भाग के अंतर्गत, यानी भाग 5 के अंतर्गत, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और जो है संसद की कानून बनाने की शक्ति, सब कुछ जो है इसी पार्ट के अंतर्गत जो जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो है भाग 5 में जो है 5 चैप्टर दिए गए हैं। 5 चैप्टर दिए गए हैं जिसमें जो पहला चैप्टर दिया गया यानी जो पहला जो है अध्याय दिया गया है, अध्याय 1 में जो है कार्यपालिका के बारे में जो प्रावधान किया गया है। कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे जो है अध्याय 1 के अंतर्गत, जिसमें जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 से लेकर जो है 52 यानी 52 से लेकर जो है 78 यानी 78 तक जो है कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद जो है 52 से अनुच्छेद जो है 78 तक, जिसमें जो है कार्यपालिका के अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक, और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे जो है अनुच्छेद 63 से लेकर जो है अनुच्छेद 70 तक उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। और अन्य जो प्रोविज़न है यानी अन्य उपबंध पढ़ेंगे जो है अनुच्छेद 71, 72 और 73 में। उसके बाद जो है हम जो है अध्याय 1 के अंतर्गत ही पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद जो है 74 से लेकर 75 तक में जो है दिया गया है। और अगला जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जो है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, जो आर्टिकल जो है 76 में जो है दिया गया है। आगे जो है सरकारी कार्य का संचालन जो है कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद जो है 77 से लेकर जो है अनुच्छेद 78 तक में। तो ये जो हम पढ़ेंगे अध्याय 1 के अंतर्गत जो है भाग 5 का अध्याय 1 के अंतर्गत जो है ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अब देखते हैं अध्याय 2 के बारे में, यानी अध्याय 2 में जो दिया गया वह संसद के बारे में प्रावधान किया गया, यानी संसद के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंतर्गत, जो है आर्टिकल जो है 79 से लेकर 122 यानी अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद जो है 122 यानी 122 तक जो है संसद के बारे में पढ़ेंगे प्रावधान, जो भाग 5 के चैप्टर 2 में दिया गया है। अगला चैप्टर जो है 3 यानी अगला अध्याय जो है अध्याय 3, अध्याय 3 में जो है राष्ट्रपति के जो है विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया, यानी अनुच्छेद 123 के बारे में पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह संविधान के भाग 5 के अध्याय 3 के अंतर्गत दिया गया है, और जो आर्टिकल है वह 123 है यानी 123 है। 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है यानी ऑर्डिनेंस जारी करता है। अगला चैप्टर जो है हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर जो है 4 यानी अध्याय 4 जो है पढ़ेंगे। अध्याय 4 में जो है संघ की न्यायपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद जो है 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक में प्रावधान किया गया है। हम न्यायपालिका जो है पहले पढ़ चुके हैं, तो जो है इसको जो है पहले पढ़ चुके हैं।
अध्याय 4 ये जो है प्रश्न पूछा जाता है कि जो है संविधान के भाग 5 के किस अध्याय में यानी किस चैप्टर में जो है यूनियन जो है जुडिशरी के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी संघ की न्यायपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। तो भाग 5 के अध्याय 4 में जो है संघ की न्यायपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला जो है अध्याय हम देखेंगे 5 यानी चैप्टर जो है 5 को देखेंगे। चैप्टर 5 में दिया गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान जो है संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 यानी चैप्टर 5 में किया गया है, जो आर्टिकल जो है 148 से लेकर 151 तक में जो है किया गया है। तो इसको पढ़ेंगे। तो यह जो है भाग जो है 5 का जो है बंटवारा जो है हमने जो है करके जो है समझाने का प्रयास किया कि इससे जो है पढ़ने में आसानी रहेगी और याद करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि अब इस टाइप के प्रश्न जो है एग्ज़ामों में बनने लगे हैं कि जो है कौन सा प्रावधान का जो है संविधान के किस भाग में दिया गया और किस अनुच्छेद में दिया गया है और किस अध्याय में दिया गया है और जो किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल में जो है दिया गया। तो इससे जो है ये याद रखने में जो आसानी होगी। तो हम भाग 5 का जो है चैप्टर 1 को पढ़ने से पहले जो है भारतीय संविधान में जो है कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जो है हम समझेंगे कि कुछ प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे, जैसे कि जो है शक्तियों का विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ पावर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, और जो है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भारतीय संविधान में जो है डिवीज़न ऑफ पावर का दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि जो है शक्ति का विभाजन का मतलब यह होता है कि जो परिसंघात्मक संविधान होता है यानी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें जो है लिखित रूप से जो है 2 स्तरों की सरकारों की स्थापना की जाती है। एक संघ स्तर की सरकार, दूसरी जो है राज्य स्तर की सरकार की जाती है। और जो है दोनों सरकारों में जो है उन विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है कि मतलब कौन से विषय पे संघ की सरकार कानून बनाएगी और कौन से विषय पे जो है राज्य की सरकार बनाएगी। तो जो है पहले जो है शक्तियों का विभाजन होता है। विभाजन होता है दो रूपों में। एक जो है संघ स्तर पर, यानी संघ स्तर पर जो है संघ की सरकार होती है और राज्य स्तर पर राज्य की सरकार होती है। तो डिवीज़न ऑफ पावर के लिए जो है हम जो है देखेंगे अनुच्छेद 246 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि संघ स्तर पर जो है संघ की सरकार कानून बनाएगी और राज्य स्तर पर जो है राज्य की सरकार कानून बनाएगी। और इसके साथ ही जो है 7वीं अनुसूची में जो है वो लिस्ट दी गई है, यानी 7वीं अनुसूची जो संविधान की, उसमें जो है 3 लिस्ट दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें जो है वो विषय दिए गए हैं संघ सूची में, जिसमें जो है केंद्र सरकार यानी संघ की सरकार जो है कानून बनाएगी और राज्य सरकार यानी राज्य सूची के विषयों पर जो है कानून बनाएगी, उसकी लिस्ट दी गई है। और जो है समवर्ती सूची के विषय दिए गए हैं जिन पे जो है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो कंकरेंट जो लिस्ट है यानी समवर्ती जो सूची है उस पे जो है संघ की सरकार और राज्य की सरकार जो है कानून बना सकती है। तो इसको जो है कहेंगे डिवीज़न ऑफ पावर, यानी डिवीज़न ऑफ पावर में क्या होता है कि 2 स्तरों की सरकार होती है, संघ स्तर की सरकार और राज्य स्तर की सरकार। और दोनों को के जो विषय होते हैं यानी जो शक्तियाँ होती हैं कानून बनाने की, उनको जो है विभाजित कर दिया जाता है कि कौन से विषय में जो है संघ की सरकार कानून बनाएगी और कौन से विषय में राज्य की सरकार बनाएगी।
तो इसको भी जो है आगे हम पढ़ेंगे जो है, जब आर्टिकल 246 पढ़ेंगे और प्लस 7वीं अनुसूची साथ में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं, जो भारत में सरकार का स्वरूप दिया गया वह है संघ स्तर पर जो है सरकार के जो है 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसी प्रकार जो है राज्य स्तर पर भी सरकार के जो है 3 अंग होते हैं, यानी विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी राज्य स्तर पर विधायिका के अंतर्गत जो है राज्य का जो विधानमंडल आएगा, और जो है संघ स्तर पर जो है विधायिका के अंतर्गत संघ की जो है संसद आएगी। और संसद का जो गठन होता है वह जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। यानी यदि जो है सरकार के 3 अंग जो है पूछा जाए, तो सरकार के जो 3 अंग होते हैं वह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। और संसद के 3 अंग पूछा जाए, यानी संसद जो है किससे मिलाकर बनती है, तो संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलाकर बनती है, जिसको जो है हमको पढ़ना भी है आगे। अब देखते हैं इसमें जो है कुछ प्रश्न जो है अभी पूछे गए हैं। पहला जो है यहाँ पे जो है प्रश्न यह बनता है कि पहले जो है शक्ति का विभाजन होता है या जो है शक्ति का पृथक्करण। तो पहले जो है शक्ति का विभाजन होता है, यानी शक्ति का विभाजन जो है पहले होता है, यानी डिवीज़न ऑफ पावर जो है पहले होता है। पहले इसका मतलब कि पहले जो है उन विषयों का बंटवारा राज्य सरकार और संघ की सरकार में कर दिया जाता है। उसके बाद जो है शक्ति का पृथक्करण होता है, यानी शक्ति का पृथक्करण होता है। शक्ति का पृथक्करण क्या होता है, इसको अभी हम आगे समझेंगे। दूसरा जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो कार्यपालिका होती है यानी द एग्जीक्यूटिव होती है, इसके अंतर्गत जो है कार्यपालिका के अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो है मंत्री परिषद के बारे में, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो है कार्यपालिका के अंतर्गत। तो जो मंत्री परिषद होती है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यह जो है प्रधानमंत्री और संघ के जो है मंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री और प्लस जो है संघ के जो सभी मंत्री होते हैं, इनको मिलाकर जो है मंत्री परिषद का गठन होता है, यानी मंत्री परिषद बनती है। और जो है एक होता है मंत्री परिषद, जो प्रधानमंत्री और संघ के सभी मंत्रियों से मिलकर जो है मंत्री परिषद का गठन होता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन होता है। दूसरा होता है एक मंत्रिमंडल, यानी कैबिनेट। तो कैबिनेट जो होती है वह मंत्री परिषद का ही छोटा रूप है, मतलब जो कैबिनेट में मंत्री होंगे उसमें जो है प्रधानमंत्री होंगे और कुछ जो है प्रमुख जो है मतलब यानी संघ स्तर के जो मंत्री होंगे वे शामिल होंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है वह किसमें निहित होती है। तो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वह मंत्रिमंडल में होती है, यानी कैबिनेट के पास होती है। इसमें जो कैबिनेट में मंत्री होते हैं, इसमें जो है प्रधानमंत्री होते हैं, यानी पीएम प्लस जो है कैबिनेट स्तर के जो है कुछ मंत्री होते हैं, प्रमुख मंत्री होते हैं, जैसे केंद्र का गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, कानून मंत्री हो गया। इनसे मिलाकर जो है कैबिनेट बनती है। और वास्तविक शक्ति जो कार्यपालिका की या सरकार की जो वास्तविक शक्ति होती है कार्यपालिका की, वह कैबिनेट में होती है। और यही जो है कुछ मंत्री ही मिलकर जो है देश की सरकार चलाते हैं या देश को चलाते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो है ये प्रश्न पूछा भी गया है कि कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वह किसमें होती है, तो कैबिनेट में होती है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। जो है राष्ट्रपति का चैप्टर जो है स्टार्ट करने से पहले वह यह है कि
भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली जो है अपनाई गई है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है अपनाया गया है। और ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है यह जो है इंग्लैंड की जो है शासन प्रणाली में जो है यानी इंग्लैंड की शासन प्रणाली से जो है अपनाया गया है भारत में, क्योंकि भारत में जो है अंग्रेज़ों का शासन लगभग 200 सालों तक था। और जब भारत आज़ाद हुआ तो इससे पहले जो है भारत में जो है संसदीय जो है शासन प्रणाली की ही सरकार चल रही थी। तो इस प्रणाली को जो है भारत में जो है अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि दो प्रमुख होते हैं, यानी जो शासन के प्रमुख होते हैं वह दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो है संसदीय शासन शासन प्रणाली में शासन के जो है दो प्रमुख होते हैं। दो प्रमुख में जो है एक जो है औपचारिक प्रधान जो है होता है, और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। औपचारिक यानी फॉर्मल प्रधान। तो भारत में जो है औपचारिक शक्तियाँ यानी औपचारिक प्रधान जो है वह राष्ट्रपति है, और जो वास्तविक प्रधान है सरकार का वह प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद। तो इसमें जो है वास्तविक प्रधान में कभी कभी प्रधानमंत्री जो है दिया होता है, या कभी कभी मंत्री परिषद दिया होता है। तो प्रधानमंत्री ना रहे ऑप्शन में तो मंत्री परिषद होगा, या मंत्री परिषद ना रहे तो प्रधानमंत्री होता है। तो जो संसदीय शासन की सरकार होती है उसमें दो प्रमुख व्यक्ति शासन के होते हैं, जिसमें एक औपचारिक प्रधान होता है यानी औपचारिक हेड जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। दूसरा जो वास्तविक प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्री परिषद का भी प्रमुख होता है और कैबिनेट का भी प्रमुख होता है। और जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्री परिषद के साथ मिलकर जो है सरकार चलाता है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली का जो है आधार कौन सा अनुच्छेद है, या भारत में संसदीय शासन प्रणाली का जो है आधार जो है कौन सा अनुच्छेद है, या किस अनुच्छेद में जो है इस सिस्टम को समाहित किया गया है। वैसे तो स्पष्ट रूप से संसदीय शासन प्रणाली शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 और अनुच्छेद 75 यानी 75 के क्लॉज 3 से जो है यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली की जो है सरकार स्थापित की गई है। क्योंकि जो अनुच्छेद 74 के 1 में प्रावधान किया गया है कि जो है राष्ट्रपति को जो है सलाह देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए जो है राष्ट्रपति बाध्य होगा और मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। दूसरा जो है दिया गया है कि अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में यह दिया गया है कि जो मंत्री होंगे यानी जो मंत्री परिषद होगी वह सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो यदि जो है यानी प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है, या जो है प्रधानमंत्री जो है ये लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है, तो प्रधानमंत्री अपने पद से हटते ही बाकी के जितने मंत्री होंगे वे भी अपने पद से जो है हट जाएंगे। यानी जो मंत्री परिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि प्रधानमंत्री का पद से मतलब हट जाएगा तो जितने भी मंत्री होंगे संघ के वे सारे मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे। ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री हट गया और मंत्री जो है शासन में बने रहेंगे। तो ये संसदीय शासन प्रणाली का जो है आधार जो है दो अनुच्छेद हैं, यानी 74 का क्लॉज 1 और 75 का क्लॉज 1। तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं तो कभी कभी जो है संसदीय शासन प्रणाली का जो आधार है ऑप्शन में 74 का क्लॉज 1 और 75 का क्लॉज 1 जो है दो में से एक कोई आर्टिकल जो है दिया रहेगा। तो ये दोनों आर्टिकल में से कोई एक जो है दिया रहेगा, इसको ही जो है चुनना पड़ेगा। तो ये जो है डिवीज़न ऑफ पावर और संसदीय शासन प्रणाली को जो है हम समझें। और जो है सरकार के 3 अंग होते हैं, जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और संसद के जो है 3 अंग होते हैं, और
राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इन सब चीज़ के बारे में इस भाग में यानी भाग 5 के अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे। अगला हम समझते हैं जो है डिवीज़न ऑफ पावर को हम समझ चुके हैं। आप देखते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। तो जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत को जो है फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू ने जो है दिया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत जो है किसने दिया, तो फ्रांस के जो है मॉन्टेस्क्यू ने किया था। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि इसके अनुसार जो है सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार जो मॉन्टेस्क्यू का कहना है, इनका कहना है कि जो विधायिका के व्यक्ति हैं और कार्यपालिका के व्यक्ति और न्यायपालिका के व्यक्ति जो है ये व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए। यानी विधायिका के जो सदस्य होंगे वो अलग होने चाहिए, कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे वो अलग होने चाहिए और न्यायपालिका के सदस्य अलग होने चाहिए। विधायिका के यानी लोगों को यानी सदस्यों को अपनी कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य करना चाहिए और कार्यपालिका के सदस्यों को अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए और न्यायपालिका को जो है अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना चाहिए। तीनों को जो है एक दूसरे के क्षेत्राधिकार का जो है अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो है तीनों सदस्य जो है अलग अलग होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो है विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना यानी कानून को लागू करवाना और न्यायपालिका का कार्य होता है उन कानूनों की जो है वैधता या अवैधता की जांच करना ये न्यायपालिका का कार्य होता है। तो इसमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार ये है कि जो है तीनों के कार्य अलग अलग होते हैं तो तीनों के व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए। अब यदि तीनों जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है आपस में मिल जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा कि विधायिका जो है मनमाने कानून बनाएगी और कार्यपालिका जो है मनमाने तरीके से लागू करेगी और नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट हैं उनका हनन करेगी और जो न्यायपालिका है वह मूक दर्शक बनकर देखेगी। ये होगा यदि तीनों के जो है मेंबर एक ही व्यक्ति हो जाए या तीनों के मेंबर जो है एक ही हो जाए तो ऐसे जो है नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करेंगे। इसलिए मॉन्टेस्क्यू महोदय का कहना है कि जो शक्ति पृथक्करण होना चाहिए यानी विधायिका अपने क्षेत्र में काम करे, इसके व्यक्ति अलग हों, कार्यपालिका अपने क्षेत्र में कार्य करे और इसके व्यक्ति अलग हों और न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करे और इसके व्यक्ति अलग हों। तो जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यही कहता है। और जैसे सरकार के जो है 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में जो है संघ स्तर पर जो है जो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है या संघ स्तर यानी केंद्रीय स्तर की सरकार में भी लागू होता है और राज्य स्तर की सरकार में भी लागू होता है। विधायिका यानी संघ की जो विधायिका है वह संसद हो जाएगी, संसद हो जाएगी और राज्य की जो विधायिका होगी वह राज्य विधानमंडल होगा। संसद का गठन जो है वह यानी अनुच्छेद 79 के तहत जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है भारत की संसद का गठन होगा। यानी जो भारत की संसद है वह यानी भारत की संसद के जो है 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद का सदन नहीं है लेकिन जो है भारत की संसद का जो है एक अभिन्न अंग है या अभिन्न पार्ट है जो है। इसलिए जो है भारत की संसद का जो गठन होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर गठन होता है। तो सरकार के यदि अंग पूछे 3 अंग कौन कौन से हैं तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और यदि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं ये पूछे तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हैं।
इसमें जो है राज्यसभा, लोकसभा कानून को पास करती है और राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर करता है। कोई भी कानून जो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास किया जाता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है या अपनी असेंट नहीं दे देता है, तो वह जो है तब तक जो है वह कानून जो है कानून नहीं बनेगा और देश में लागू नहीं होगा। तो ये इसके बारे में तो अभी डिटेल में पढ़ना है। अगला हम देख सकते हैं जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यह इंग्लैंड से लिया गया है। तो इसके तहत जो है हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे जो है भाग 5 का जो है चैप्टर 1, और चैप्टर 1 के तहत जो है हम कार्यपालिका पहले पढ़ेंगे और कार्यपालिका के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है और कौन जो है भारत में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, उनको हटाया कैसे जाता है। तो ये पूरा जो है डिटेल में हम अगली वीडियो से पढ़ना जो है स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के बारे में जो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक में प्रावधान किया गया है, तो राष्ट्रपति के बारे में जो पढ़ेंगे जो है सबसे पहले।